साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। अब देखो, इस प्रश्नावली को करने से पहले जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं, यानी आप दुकान में जाकर कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो जितने में आपने खरीदी है उस वस्तु को, वो आपका क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा? जिस मूल्य पर वस्तु बेचते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया कि जो वस्तु आपने खरीदी है उसी वस्तु को आप वापस बेचते हो, तो जिस मूल्य पर आप उसको बेच रहे हो वो उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आपने 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया, तो 100 तो क्या हो गया? 100 आपका क्रय मूल्य हो गया और 120 क्या हो गया? 120 आपका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट है बट्टा। बट्टा क्या होता है? देखो, वह छूट जो अंकित मूल्य पर दी जाती है। अब ये अंकित मूल्य क्या होता है वो भी समझ लेना। देखो, जब आप किसी भी दुकान में जाते हो, है ना, तो वो ग्राहक आपको क्या करता है? सामान बेचता है। तो सामान बेचता है, इसका मतलब वो क्या करता है? विक्रय मूल्य, उसको जो मूल्य मिलता है वो कौन सा मूल्य होता है? विक्रय मूल्य होता है। ठीक है। मान लीजिए किसी वस्तु को ग्राहक, जो दुकानदार है, वो 120 रुपये में बेचना चाहता है। ठीक है। लेकिन वो क्या करता है? इस पर 20 रुपये और लगा देता है। तो उसने जो 20 रुपये और लगाया है उसको अब वो कितना बन गया? 140 रुपये बन गया। यानी कि ये जो 140 है अब वो क्या कहलाएगा? वो अब अंकित मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंकित मूल्य। और जो 20 रुपये इस विक्रय मूल्य पर उसने अतिरिक्त जोड़े हैं, इसको हम क्या कहेंगे? बट्टा कहेंगे। तो बट्टा क्या होता है? वह छूट जो अंकित मूल्य पर देते हैं। तो अब वो 140 में नहीं बेचकर वो कितने में बेच रहा है? 120 रुपये में बेच रहा है। यानी कि 20 रुपये उसने कम कर दिए। तो उसने मतलब 20 रुपये की क्या कर दी? 20 रुपये की छूट कर दी। तो जितने रुपए की हम छूट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। तो जो विक्रय मूल्य है उस पर मैंने क्या जोड़ दिया? 20 रुपये, यानी कि बट्टा जोड़ दिया। तो ये जो मूल्य आया है वो हमारा क्या बन गया? अंकित मूल्य बन गया। तो जब भी प्रश्न में आपके अंकित मूल्य आए तो जो भी धन होगा वो हमेशा क्या होगा? विक्रय मूल्य ही होगा। चाहे वो आपको खरीदता है या फिर बेचता है, उस हर कंडीशन में आपको उसको विक्रय मूल्य ही समझना है। ठीक है। और विक्रय मूल्य के साथ बट्टा जुड़ता है तब आपका क्या बनता है? अंकित मूल्य बनता है। अगला पॉइंट है बिक्री कर सहित मूल्य। अब ये क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस टैक्स, यानी कि कर। यानी कि जो भी हम सामान बेचते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई सामान 110 रुपये में बेचा, ठीक है, और उस पर मैंने 10 रुपये और लगाए। 10 रुपये किसके? टैक्स के। ये टैक्स कौन लेता है? ये टैक्स सरकार लेती है। तो वो वस्तु मैं कितने में बेचूंगा? वो बेचूंगा 120 रुपये में। यानी विक्रय मूल्य पर जो भी टैक्स हम लगाते हैं, है ना, तो जो भी वो मूल्य बनता है उसको हम बिक्री कर सहित मूल्य कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? बिक्री कर सहित मूल्य कहेंगे। और ये हमेशा किस में जोड़ते हैं? ये हमेशा विक्रय मूल्य, यानी कि बेची गई वस्तु पर हम जोड़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक आपको याद करनी है। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ जाती है तो इस प्रश्नावली के जो प्रश्न है हम चुटकियों में कर देंगे। अब ट्रिक क्या है कि मान लीजिए ए बराबर बी है, यानी ए और बी आपस में बराबर है और मुझे सी का मान ज्ञात करना है। तो सी का मान मैं कैसे ज्ञात करूँगा? कि बराबर के इधर जो बी है उसको बट्टे के ऊपर लिखना है, बराबर के इधर जो ए है उसको बट्टे के नीचे लिखना है, और ये बराबर के जो नीचे सी है इसको यहाँ गुणे में लिखना। तो इसका मान, यानी कि सी का मान ज्ञात हो जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर 100 रुपये जो है वो 1000 के बराबर है। यहाँ पर 100 जो है वो 1000 के बराबर है और मुझे मान लो 90 रुपये ज्ञात करने हैं, यानी 90 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करूँगा? ये 1000 बट्टे के ऊपर रहेगा, ये 100 जो है वो बट्टे के नीचे रहेगा, और ये जो 90 है यहाँ पर गुणे में आएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ऊपर एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 100 का गुणा 9 से करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 900। यानी 100 अगर 1000 के बराबर है तो 90 किसके बराबर होगा? 900 के बराबर होगा। ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई है तो इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं वो हम चुटकियों में कर लेंगे। तो देखो, हमारा पहला प्रश्न है, सेल के दौरान एक दुकान
सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। अब इसका मतलब समझो कि कोई भी एक दुकान है जिसमें आप कोई भी वस्तु खरीदो, जैसे मान लो एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ये अंकित मूल्य है, ठीक है। तो इस अंकित मूल्य में ये दुकान जो है वो कितना छूट दे रही है, 10% छूट दे रही है। यानी ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा अंकित मूल्य हो गया। और ये 10% इस पर क्या दे रही है, बट्टा, यानी कि छूट दे रही है। तो हम क्या करेंगे, 100 का 10% करेंगे। तो 100 का की जगह आएगा इंटू, और 10% हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। 100 से 100 कटेगा, यानी कितना रुपये आएगा, 10 रुपये की हमें छूट मिलेगी। यानी कि 100 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य है, 10 रुपये की हमें छूट मिलेगी। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना रुपये आएगा, 90 रुपये आएगा। यानी कि जो वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो वो दुकान वाला मुझे इसको कितने में बेच रहा है, 90 रुपये में बेच रहा है। यानी कि 10 रुपये का मुझे फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10% यहाँ पर बट्टा दे ही है ना। अब देखो यहाँ पर 100 रुपये की जब भी बात आती है तो बट्टा 10% होता है, तो हम 100 में से 10 घटा देंगे। अगर बट्टा 20% होता है तो 100 में से हम 20 घटा देंगे। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये कब करना है, जब किसी वस्तु का मूल्य हम 100 रुपये मानते हैं, तब ऐसा हमें करना है, और हम इस प्रश्न में ऐसा करेंगे, है ना। तो प्रश्न वापस पढ़ रहा हूँ, देखो। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि कोई ग्राहक है जो उस दुकान से एक तो जीन्स खरीद रहा है और 2 कमीजें खरीद रहा है। जीन्स का जो मूल्य है वो है 1450 रुपये, और कमीज का जो मूल्य है वो 2 कमीज खरीद रहा है ना, और एक कमीज का मूल्य कितना है, 850। तो हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 कमीजों का अंकित मूल्य हमें मिल जाएगा। तो देखो यहाँ प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है, प्रश्न में हमें दिया है सबसे पहले अंकित मूल्य दिया है जीन्स का, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एक जीन्स का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य वो हमें कितना दिया हुआ है, 1450 रुपये दिया हुआ है। और 2 कमीजें हैं जिसमें से एक कमीज का मूल्य कितना है, 850। तो यहाँ लिखेंगे 2 कमीजों का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 को 850 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक कमीज का मूल्य 850 है, तो 2 कमीजों का मूल्य 2 से हम इसका गुणा करेंगे तो टोटल मूल्य आ जाएगा। गुणा करो, देखो 0, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17। यानी कि 2 कमीजों का अंकित मूल्य कितना आ गया, 1700 रुपये आ गया। अब कुल अंकित मूल्य, तो देखो कुल अंकित मूल्य, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 1450 प्लस 1700, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल अंकित मूल्य आ जाएगा। तो चलो जोड़ते हैं, ये हो गया 0, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, हासिल का 1, 1 और 1 2, और 1 हो गया 3। यानी कि कुल अंकित मूल्य जो हमें मिल गया वो है 3150 रुपये। अब देखो हमें यहाँ पर जो भी अंकित मूल्य है उस पर कितना प्रतिशत छूट दे रहा है, 10% छूट दे रहा है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य का 10%, क्योंकि 10% छूट है। और अंकित मूल्य हमारा कितना आया, अंकित मूल्य आया 3150। का की जगह क्या आ जाएगा, इंटू, और हम इसका क्या करेंगे, 10% करेंगे। तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, बट्टा 100 आएगा। तो अब यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया। यानी कि जो हमें बट्टा मिला है, बट्टे का मतलब होता है छूट, यानी कि हमें जो छूट मिली है वो कितनी मिली है, 315 रुपये की छूट मिली है। तो अब हम उस वस्तु को कितने में खरीदेंगे, तो हम कुल अंकित मूल्य कितना है, 3150 रुपये है, तो हमें कितनी छूट मिल रही है, 315 की छूट मिल रही है। तो अंकित मूल्य में से हम ये छूट निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि हम उसको कितने में खरीदेंगे वो हमारा मूल्य आ जाएगा। तो अब
यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, तो आगे का काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप इसके नीचे करना, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी हम उसको कितने में बेच रहे हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य माइनस ये बट्टा, ठीक है, यानी कि छूट। अंकित मूल्य हमारा कितना है, अंकित मूल्य है 3150, इसमें से बट्टा यानी कि छूट हमें घटानी है 315। यहाँ पर छूट और बट्टा दोनों एक ही है, हाँ, अलग अलग नहीं है। अब घटाओ देखो, तो 10 में से 5 गया 5, ये बन गया 4, 4 में से 1 गया 3, ये बन गया आपके 1 में से 3 नहीं जाता है, तो 11 में से 3 गया 8, और ये बन जाएगा 2, यानी 2835 रुपये में हम उसको बेचेंगे, ठीक है। यानी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, ग्राहक उसको खरीदने के लिए 2835 रुपये देगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। अब इस प्रश्न को हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपको बहुत भारी लगा या फिर ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया, तो अब आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन वो ट्रिक आपको समझनी पड़ेगी, है ना। अब ट्रिक कैसे है तो समझो, देखो तो देखो यहाँ पर कुल अंकित मूल्य कितना था, तो यहाँ पर अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य वो हमारा कितना था, वो था 3150 रुपये था, ठीक है। और यहाँ पर बट्टा यानी कि छूट कितनी थी, वो थी 10%। एकदम शॉर्ट में हो जाएगा देखो अपना उत्तर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वो मूल्य ज्ञात करना है जिस पर हम उसका भुगतान कर रहे हैं या फिर वो दुकान वाला बेच रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम मानते हैं माना अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को मैं क्या मान रहा हूँ, अंकित मूल्य को मैं मान रहा हूँ 100 रुपये। माना अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। तो अब उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, विक्रय मूल्य उसका हो गया कि भाई अंकित मूल्य 100 है, उसको छूट कितनी मिल रही है, 10% की मिल रही है, तो 100 में से 10 घटा दो, है ना। अब प्रतिशत का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अंकित मूल्य कितना मान लिया, 100 मान लिया, तो जितना प्रतिशत है उतना घटा दो। तो 100 में से 10 गया, कितना आ गया, 90 रुपये आ गया। यानी अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 90 रुपये आ गया। अब देखो मेरे पास यहाँ पर 2 अंकित मूल्य आ चुके हैं, एक तो यहाँ ऊपर अंकित मूल्य है ना, एक यहाँ नीचे भी अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य हमेशा अंकित मूल्य के बराबर होता है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, देखो यहाँ पर A बराबर B है और C हमें ज्ञात करना है ना, तो हम ज्ञात कर सकते थे। तो हम जानते हैं अंकित मूल्य हमेशा अंकित मूल्य के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करना है, 100 इधर आएगा, यानी कि यहाँ पर मैं 100 यूनिट ले रहा हूँ। ये 100 यूनिट किसके बराबर है, तो दूसरा अंकित मूल्य हमारा है 3150, तो ये हो गया 3150, है ना, ये है रुपए। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 90, यानी मुझे 90 यूनिट ज्ञात करनी है। तो जो इसका उत्तर आएगा वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे हल करना है, तो देखो 3150 जो है वो आएगा बट्टे के ऊपर, है ना, बराबर के इधर जो 100 है वो आएगा नीचे, और गुणे में ये जो 90 है वो आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, नीचे 1 0 से ऊपर 1 0 कटेगा। अब हमें 315 का गुणा किससे करना है, 9 से। तो गुणा करो, देखो 5 9 45 होता है, हासिल का 4, 9 एकम 9, 9 और 4 हो जाएगा 13, हासिल का 1, 9 3 27, 27 और 1 हो जाएगा 28। यानी हमारा उत्तर कितना आ गया, 2835 रुपये। यानी कि वो जो ग्राहक रुपये भुगतान करेगा वो कितना करेगा, 2835 रुपये। तो ये तो हमने किससे किया, ये हमने किया ट्रिक से, और ये मेथड पूरा लगा कर किया, है ना। दोनों तरीके हैं आपके पास, जो आपको अच्छा लगे आपको उससे करना है। प्रश्न 2 है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यानी कि मुझे एक टीवी खरीदना है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, जो आप सामान खरीद रहे हो उस पर 12% टैक्स लगा रही है, यानी कि बिक्री कर लगा रही है। तो हमें क्या करना है, 13,000 रुपये तो देने ही देने हैं, फिर 13,000 रुपये का जो 12% निकल के आएगा वो अतिरिक्त मूल्य भी इसको देना पड़ेगा, यानी इसमें जोड़ना पड़ेगा।
ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो इसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर टेलीविज़न का मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे टीवी का जो मूल्य है, टीवी का जो मूल्य है वो है 13,000 रुपये, है ना। और मुझे इसका पर कितना प्रतिशत कर देना है, 12%। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो बिक्री कर है वो लिखेंगे। बिक्री कर यहाँ पर कितना है, 12% है। तो हम यहाँ पर 13,000 का 12% निकालेंगे। तो ये 13,000 का की जगह आएगा इंटू फिर 12 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आएगा बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब हमें क्या करना है, 130 को 12 से गुणा करना है। तो चलो गुणा करते हैं। 12 का 0 से गुणा 0, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, हासिल का 3, फिर 12 एकम 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। यानी कि ये जो बिक्री कर है वो कितना रुपये आएगा, 1560 रुपये आएगा। ये आपका क्या है, ये आपका बिक्री कर है, बिक्री कर, ठीक है, यानी कि टैक्स का रुपया है। ये प्रतिशत था, हमने रुपए में इसको बदल दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कुल कितना रुपए देना पड़ेगा, यानी वो हमसे कितना विक्रय मूल्य ले रहा है वो हमें ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विनोद द्वारा दी जाने वाली राशि हमें क्या करना है, टीवी का जो मूल्य है उसमें कर जोड़ना है। यानी जो कर निकला है 1560, टीवी का मूल्य कितना है 13,000 रुपये, प्लस कर कितना आया 1560 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो दोनों की जोड़ कितनी आती है, 0 में 0 जोड़ो 0, 0 में 6 जोड़ा 6, 0 में 5 जोड़ा 5, है ना। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और ये 1 का 1, 14,560 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसको हमें ट्रिक से कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें टीवी का जो मूल्य है, टीवी का जो मूल्य है इसको हम विक्रय मूल्य भी कह सकते हैं, है ना। यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो हमें कितना दिया, 13,000 रुपये दिया, क्योंकि दुकान वाला बेचेगा इसको, तो बेचेगा तो उसके हिसाब से तो वो विक्रय मूल्य ही हुआ, है ना। फिर यहाँ पर जो कर है वो कितना प्रतिशत है, वो 12% है। अब हम मान लेते हैं, माना जो ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वो कितना है 100 रुपये है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। और इस पर जो कर है ना वो कितना है 12%। तो कर सहित मूल्य ये हम कर देते हैं ना, कर सहित मूल्य, यहाँ इसके आगे कर लिख देना आप। तो कर सहित मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्योंकि ये 12% हमें उसमें जोड़ना है, यानी कि हम 100 में क्या जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 112, है ना। अब देखो ये भी अंकित मूल्य है और ऊपर वाला भी अंकित मूल्य है, तो ये जो 100 है वो इसके बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर हमारा जो 100 यूनिट है वो किसके बराबर आएगा, 13,000 रुपये के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों मेरे विक्रय मूल्य है। मुझे कितना यूनिट ज्ञात करना है, मुझे 112 यूनिट ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 13,000 ऊपर 100 नीचे और गुणे में आएगा 112, ऊपर 2 जीरो से नीचे, ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब सीधा 130 का मुझे 112 से गुणा कराना है, यानी कि मैं 13 से इसको गुणा करा देता हूँ, पीछे 0 आएगा। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, हासिल के 2, 13 एकम 13, 13 और 2 हो गया 15, हासिल का 1, 13 एकम 13, 13 और 1 कितना हो गया 14, यानी कि कितना आ गया 14,560 रुपये। तो कर सहित उसको कितने मूल्य देना पड़ेगा, 14,560 रुपये देना पड़ेगा। तो ये हमारी ट्रिक हो गई और ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। प्रश्न 3 है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यानी कि उसको पहिएदार जो जूते होते हैं वो खरीदने थे और उस पर कुछ अंकित मूल्य था। उस अंकित मूल्य पर कितनी हमको छूट मिल रही थी, कितना बट्टा है, 20% बट्टा है। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया जब भी अंकित मूल्य की बात होती है
तब आपको सूत्र याद रखना है कि जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है वो होता है विक्रय मूल्य प्लस बट्टा, है ना। अब यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य मुझे दे रखा है और अंकित मूल्य जो है मुझे ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य प्लस बट्टा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। तो ये जो 1600 रुपये है सीधा सीधा वो क्या है, विक्रय मूल्य है ना। तो यहाँ लिखेंगे पहिएदार जूते का जो मूल्य है, जिसको हम विक्रय मूल्य भी बोलते हैं, विक्रय मूल्य वो कितना है, वो है 1600 रुपये, ठीक है। अब इस 1600 रुपये पर 20% छूट हमें नहीं देनी है। हमें छूट किस पर देनी है, हमें छूट अंकित मूल्य पर देनी है। तो अब हम अंकित मूल्य कितना मान लेंगे, 100 रुपये मान लेंगे। उससे पहले हम बट्टा लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो बट्टा है वो कितना प्रतिशत है, वो 20% है। तो इसको हम सीधा ट्रिक से करेंगे, इसको ट्रिक से ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं, माना जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य उसको हम मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। तो अगर 100 रुपये अंकित मूल्य है तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य का मतलब हो गया कि इस 100 रुपये पर 20% छूट मिलेगी, यानी कि अंकित मूल्य में से हमें 20 रुपये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा। यानी विक्रय मूल्य मेरा कितना आ गया, 80 रुपये आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ दी है, ऊपर विक्रय मूल्य है, नीचे भी विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य के बराबर होगा। हमें क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य, तो नीचे अंकित मूल्य आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि जो 80 यूनिट है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है, यानी कि जो ये 80 यूनिट है वो किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य के बराबर होगा, 1600 रुपये के बराबर है ना। इसलिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो ये जो 100 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो 1600 ऊपर 80 नीचे और गुणे में 100। सरल करेंगे इसको तो 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पर देखो 16 और 8 दोनों में 8 का पहाड़ा है, तो ये हो गया 8 एकम 8 और 2 8 16। तो यहाँ पर देखो ये 2 और ये डबल 0 कितना हो गया, 200। और यहाँ 200 का हम किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो ये 200 इंटू 10 करेंगे तो 2000 रुपये जो आ जाएंगे, इसके क्या आ जाएंगे, विक्रय मूल्य आ जाएंगे, है ना। ये 2000 विक्रय मूल्य नहीं, सॉरी, अंकित मूल्य आ जाएगा। यानी जो इस वस्तु का अंकित मूल्य है वो कितना रुपये आ गया, वो आ गया 2000 रुपये। प्रश्न 4 है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। यानी कि ये जो वैट होता है इसको भी हम कर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। यानी मान लो ये जो हेयर ड्रायर है वो अगर 100 रुपये का है तो 8% वैट देना पड़ेगा। यानी इसमें हम 8 रुपये और जोड़ेंगे तो हमें कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, 108 रुपये देने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई। क्योंकि ये जो वैट है वो कौन लेता है, सरकार लेती है, हमसे कर लेती है ना। तो अब इस प्रश्न को हमें करना कैसे है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है वैट सहित इस हेयर ड्रायर का मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे वैट सहित हेयर ड्रायर का जो मूल्य है वो हमें कितना दिया, 5400 रुपये दिया, ठीक है। ये रफ का आ रही है। चलो, और हमें क्या दिया, इस वैट का प्रतिशत दिया। यहाँ पर जो वैट है वो कितने प्रतिशत है, वो 8% है। तो इसको भी हमें कैसे करना पड़ेगा, ट्रिक से ही करना पड़ेगा। क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, अब की बार हमें उसका जो मूल्य है, विक्रय मूल्य है, वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना जो हेयर ड्रायर है का मूल्य, यानी कि मूल्य का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है। वो विक्रय मूल्य हम कितना मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि वो 100 रुपये का है। और अगर मुझे वैट सहित हेयर ड्रायर खरीदना है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वैट सहित जो मूल्य है
वो कितना हो जाएगा, तो हम 100 में ये 8 जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा 108 रुपये का, है ना। अब कौन सी चीज़ किसके बराबर है, तो देखो वैट सहित मूल्य कितना है 5400, वैट सहित मूल्य कितना है 108, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि 108 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, वो आपके 5400 के बराबर है। तो हमें कितना यूनिट चाहिए, हमें विक्रय मूल्य चाहिए, यानी इसलिए 100 यूनिट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 5400 बट्टा 108 इंटू 100। ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे दोनों में 54 का पहाड़ा है, तो 54 एकम 54 और नीचे 54 दूना कितना होता है 108 होता है। तो ऊपर तो हमारा कितना बच गया, एक के पास 2 जीरो यानी कि 100, नीचे कितना इंटू 100 और नीचे है 2। हम क्या कर सकते हैं, 2 और 100 को काट सकते हैं, 2 एकम 2 होता है और 100 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 50 बार, यानी कि ऊपर बच गया 100 और यहाँ पास में है 50। 100 और 50 का गुणा कितना हो जाएगा 5000 रुपये हो जाएगा। यानी कि हेयर ड्रायर की जो प्राइस थी वो कितनी थी, वो 5000 रुपये थी और सरकार ने इस पर टैक्स लिया हमसे, तो वो कितने की बन गई 400 रुपये की ज़्यादा लग गए और 5400 रुपये की बन गई। ठीक है, यानी कि 400 रुपये हमसे टैक्स लिए हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे हेयर ड्रायर का मूल्य, हेयर ड्रायर का जो मूल्य है वो 5000 रुपये है और यही हमारा आंसर है। प्रश्न 5 है, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई, यानी कि ये जो GST है वो भी एक प्रकार का कर है, ये भी हमसे सरकार लेती है। ठीक है, तो अगर मैं 18% किसी वस्तु के मूल्य में जोड़ता हूँ तो उसकी जो प्राइस है वो कितनी हो जाती है 1239 रुपये हो जाती है, यानी कि ये GST देने के बाद वस्तु खरीदी गई है। ठीक है, यानी कर सहित मूल्य है ये। तो आगे प्रश्न कह रहा है GST जोड़ने से पहले का वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, GST सहित GST सहित वस्तु का मूल्य, वस्तु का जो मूल्य है वो कितना दिया हमको 1239 रुपये दिए हैं, है ना। ये GST सहित मूल्य है। अब हमें यहाँ पर GST कितना दिया, तो GST जो है वो यहाँ पर दिया 18%, है ना। हमें क्या मानना है, हम यहाँ मान लेते हैं माना जो ये GST सहित मूल्य है ये तो बाद में आएगा, हम पहले क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य। माना कि जो इस वस्तु का विक्रय मूल्य है वो क्या मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं। तो कर सहित मूल्य कितना हो जाएगा, कर सहित जो मूल्य है उसमें कितना प्रतिशत जुड़ेगा 18%, तो वो हो जाएगा 100 + 18 यानी कि 118। ठीक है, अब क्योंकि देखो कौन कौन बराबर है, कर सहित मूल्य 118 है, यहाँ पर भी कर सहित मूल्य 1239 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। यानी चूंकि जो 118 यूनिट है वो किसके बराबर है, वो 1239 रुपये के बराबर है। इसलिए हमें कितना यूनिट ज्ञात करना है 100 यूनिट ज्ञात करना है। तो जो 100 यूनिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1239 बट्टे में आएगा 118 और गुणे में आएगा 100। अब हम 1239 में 118 का भाग देंगे, तो चलो भाग देते हैं 1239 में 118 का भाग। तो 118 का भाग एक बार जाएगा, घटाएंगे 13 में से 8 गया 5, 1 में से 1 गया 0 यानी कि बचा 5, उतारेंगे 9। अब 118 का 59 में भाग नहीं जाएगा तो हम 0 बार भाग देंगे, तो 0 का 118 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, घटाएंगे तो 59 आएगा। अब कोई भी संख्या नीचे उतारने के लिए नहीं है तो हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 आ जाएगा। अब 118 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे, देखो 8 पंजे 40, हासिल के 4, 5 एकम 5, 5 और 1 4 9 और 5 एकम 5, कितनी बार भाग गया 5 बार भाग गया, है ना। तो उत्तर हमारा कितना आया 10.5, यानी कि जब इसमें मैं भाग दूंगा तो आएगा 10.5। अब 10.5 का हम 100 से गुणा करेंगे, तो देखो 10.5 इंटू 100, और हमने पढ़ा है कि जब भी हम 100 10 इनका गुणा करते हैं तो ये पॉइंट जो होता है जितने जीरो होते हैं उतने कदम आगे आ जाता है। तो ये जो पॉइंट है
वो यहाँ 2 जीरो है तो 2 कदम आगे आएगा, तो 105 तो है ही है। अब ये 1 कदम है, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। अब ये पॉइंट 2 कदम यहाँ से यहाँ आएगा, आप गुणा करके देखना यही उत्तर आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 1050 रुपये, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न करने हैं। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।